गुड मॉर्निंग बच्चों, या गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपके इस प्यारे से चैनल इंडियन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और जी हाँ, आई एम रियली सॉरी, कुछ व्यस्तता थी, कुछ शेड्यूल्स थे, कुछ नए वर्क असाइन हुए हैं, जिसके कारण कि मुझे इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा समय लगा है। बट मैं कोशिश करूँगा आपसे रेगुलर मिलते रहने का, आपके जो भी सवाल हैं उसके आंसर देने का, एंड मेनी मोर। तो जहाँ तक कि आपको भी मालूम है, अभी तक हमने आपको यूनिट एंड डायमेंशन का एस.सी. वर्मा जी का जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है उसका सॉल्यूशन और फिजिकल वर्ल्ड एंड बाकी चीज़ें खत्म कर चुका हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वेक्टर। वो क्या है? वेक्टर। देखिए, जब हम बात करते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी की, जब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी PQ की, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर। अब जब नेचर को एनालाइज करेंगे तो आपको PQ चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। तो आखिरकार ये फिजिकल क्वांटिटी जब हम पढ़ते हैं तो ये वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद समझेंगे कि वेक्टर क्या है। ओके, अब देखो ऐसा है ना कि सोचो आप अभी 5 साल के हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, कितने साल के हैं? 5 साल के हो, ठीक है। आप नाना जी के साथ खेल रहे हो और नाना जी आपको बताते हैं कि हमारे घर के पीछे एक पेड़ है। क्या है? हमारे घर के पीछे एक पेड़ है और उससे 2 मीटर की दूरी पे, उससे 2 मीटर की दूरी पे हमारे पूर्वज ने अपना कुछ गहना, ठीक है, सोना चांदी, एक तांबे के बर्तन में करके रखे थे, ठीक है। क्या किए थे? तांबे के बर्तन में करके रखे थे। अब आप क्या करोगे? बोलोगे रे गहना है, सोना चांदी है, चलो जाके खोजते हैं। अब आप क्या करोगे? 2 मीटर गए। पहली बात तो घर के पीछे तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता ना, ईस्ट साइड का पीछे में है, चलो दरवाजे अगर ईस्ट साइड में है तो वेस्ट साइड में होगा, नॉर्थ है, साउथ है, किधर है, पहली बात। अब उस लोकेशन तक आप पहुंच गए, दादाजी आपको बता भी दिए नाना जी कि जाओ ईस्ट में चले जाना या वेस्ट में चले जाना, जो भी डायरेक्शन आपको बताते हैं। अब वहां पे जाने के बाद आप कैसे खोजोगे? एक पॉइंट तो आपको मिला, अब क्या आगे राइट है, लेफ्ट है, कहाँ है? धरती के नीचे रखा हुआ है। अब एक चीज तो ऑब्वियस है कि ऊपर में तो रखा हुआ होगा नहीं, धरती के नीचे। अब वो कहाँ पे, किस डायरेक्शन में, यानी वो तो आप खोज नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कंप्लीट जानकारी नहीं है, आपके पास कंप्लीट जानकारी है ही नहीं। यानी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट बताने के लिए, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली बताने के लिए आपको जरूरत पड़ती है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, प्लस मैग्नीट्यूड। अब ये जो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है, अब समझिएगा चीजों को। अगर आपको यह बता दिया जाए कि यहां से 2 मीटर की दूरी पे जाना और वेस्ट की ओर देखना, जमीन के नीचे 2 अगेन गड्ढा करना, आपको वो खजाना मिल जाएगा, आप आराम से खोज लोगे क्योंकि आपको डायरेक्शन मालूम पड़ चुका है। यानी कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी जरूरत पड़ती है भाई कि आप डायरेक्शन भी बताओ और मैग्नीट्यूड भी बताओ। तो इस प्रकार की क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, राइट। और कुछ जो क्वांटिटीज हैं जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन समझिएगा, ये वेक्टर हो गया, ये स्केलर हो गया, इसके भी कुछ और भी है। जैसे यहां से करंट आया 4 एम्पियर, यहां से करंट आया 3 एम्पियर, इधर की ओर गया 7 एम्पियर, राइट। आया था क्या? 2 अलग अलग डायरेक्शन से और गया, हम सिंपल ऐड कर दिए। तो इसमें क्या हुआ कि डायरेक्शन तो है, हमने बताया इधर की ओर आया था, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो मतलब बोलोगे सर पहले आपने बोला
कि डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर होता है। यहां पे आप बोल रहे हो कि डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है फिर भी वेक्टर नहीं है। क्लियर है ना? तो आपको यहां पे क्या समझना होगा, आपको यह जानना होगा एक एडिशनल फैक्टर, डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है प्लस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। ओके, मतलब ये उसको फॉलो नहीं किया तो इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। अब देखो, टेंसर के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं नहीं है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अगर ऑप्शन में टेंसर है तो टेंसर मारिएगा, अदरवाइज स्केलर आप मार सकते हैं, स्केलर को आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने आपको बताया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्यों चाहिए, एक कंप्लीट उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाने के लिए वेक्टर की जरूरत पड़ती है। ओके, एंड उसके बाद स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड। अगर किसी में डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है बट वो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, उसको हम टेंसर बोल देते हैं। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं वेक्टर क्वांटिटी का तो आप लिख सकते हैं अ फिजिकल क्वांटिटी having magnitude and direction and it having magnitude direction and it follows triangle law of vector addition, triangle laws of vector addition is known as वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी, ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मेनी मोर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, जब आप ये चीज को समझ गए, ठीक है, तो अब हम अगले स्टेप पे आते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देते हैं। एक ट्यूब है, ये क्या है, ट्यूब है, ये इधर की ओर 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, और इसके अंदर एक बॉल है, इसके अंदर एक बॉल है और ये 4 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में चल रहा है। क्या है, इधर जा रहा है ये 3 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। आपको बताना है कि इस बॉल का नेट स्पीड क्या होगा। देखो, अगर क्वेश्चन इजी है कि इधर 3 मीटर पर सेकेंड से और इधर भी 4 मीटर पर सेकेंड से, तो आप बोलोगे सर दोनों का सेम डायरेक्शन है, ऐड कर देते हैं। आप सही हो, लेकिन इस डायरेक्शन इसमें आप क्या करेंगे, इस तरह के केस में आप क्या करेंगे, राइट। अब ऐसे ही एक प्रॉब्लम आता है, एक ट्रेन चल रहा है, इसके अंदर आप भी चल रहे हो, चाहे तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, माने या तो आप ट्रेन के डायरेक्शन में या उसके नॉर्मल। ठीक है, तो इसका नेट स्पीड क्या होगा, तो इसी को हम सोल्व करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, जो हम आपको अगले स्टेप में अभी बताएंगे। देखो बाबू, जब आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करोगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करोगे, ठीक है, तो मान लिया जाए एक का स्पीड इस डायरेक्शन में है, राइट। देखो, रिप्रेजेंटेशन वगैरह मैं आपको बता दूंगा, एक बार इसको ये अटेंड कर लेते हैं उसके बाद। और एक इधर की ओर जा रहा है,
ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी ए है इस डायरेक्शन में और एक फिजिकल क्वांटिटी बी है इस डायरेक्शन में। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इस दोनों का, तो इसके टेल से इसके हेड को मिला दो। ये जो वेक्टर सी होगा ना, ये जो होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। इसके हेड से मिलाएंगे और इसके टेल से, डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इसके टेल से हेड की ओर होगा। क्लियर है यहां तक? सोचो, अगर इसका मैग्नीट्यूड अब 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √3² प्लस 4² इक्वल टू 3 × 9 प्लस 16 यानी 25 यानी 5। बस हमने वही किया। अब देखो हमने बी के ऊपर एरो लिखा है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि आप फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो डालिए। और अगर आप एरो नहीं डाल रहे हैं तो इसको बोल्ड में लिखिए, बोल्ड में। एरो हटा दीजिए, बुक्स में आपको बहुत जगह पे ये आपको बोल्ड में मिलेगा बी। ये भी है वेक्टर क्वांटिटी। एक थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी का मतलब। अब देखो, दो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल कब होंगे? तभी इक्वल होंगे ना जब उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और जब उसका डायरेक्शन भी बराबर सेम होगा। अब ऐसा है कि इसका अगर अब हम डायरेक्शन इधर कर देते हैं, मान लिया जाए, तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा ना, तो इसका डायरेक्शन भी इधर आ जाएगा, राइट। और ये जो थीटा निकलेगा डायरेक्शन, ये जो थीटा निकलेगा, हम सब लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू P/B, तो 4/3। ओके, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, जो इसका वैल्यू आ जाए। अब हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि अगर इस तरह के चीजों को कोई फॉलो करेगा तो वो वेक्टर है, नहीं फॉलो करेगा वेक्टर नहीं है। समझ गए चीज को? यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन को फॉलो करता है। अब जो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन है उसका मतलब ये हो गया। अब देखो, इसी का दूसरा मीनिंग भी हो सकता है। ये हमने लिखा a + b, b का डायरेक्शन अपर था, तो इसको हम -b लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं a + -b का मतलब ये है। और ये c, ये आपका c' मान लो। ओके, क्लियर है यहां तक? तो अब हम इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। यहीं पे एक और कंसेप्ट समझना होगा आपको कि अगर एक वेक्टर है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, जिसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, इसका लेंथ नहीं बदलेगा, इसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा। यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो हम यहां रखें, यहां रखें, चाहे यहां रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, तो ये हेड और टेल जो है डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसका लेंथ सेम होना चाहिए। कहीं पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको। तो बच्चों, हम अगला पार्ट देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर का ही। ठीक है, अभी तक आपको हमने बताया था एक ये वेक्टर है ए, इस पे गया बी, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन है, वो कहता है इसके अपोजिट। अब देखो क्या होना चाहिए, इधर से गए, इधर गए, अब इधर आना चाहिए, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को दूसरे फॉर्म में हम एक बार थोड़ा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है तो वेक्टर बराबर है, और किसी को भी हम दूसरे एंगल पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर एक वेक्टर ए बी है और एक वेक्टर ए सी है और दोनों को हमें ऐड करना है, तो क्या करते हैं? एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये है और ये है, राइट, ये है और ये डॉट डॉट लाइन जो है, इसका हमने इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है। इसका डायरेक्शन सेम। ठीक है,
अब देखो ये वाला जो लाइन है ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है और इस दोनों के बीच में थीटा एंगल है। अब यहां पे भी देखो ए बी और ए सी का जो है वो ए डी के बराबर हो गया। ए डी क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ए डी क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ए डी स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, क्योंकि दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बीई का स्क्वायर इंटू प्लस डीई का स्क्वायर। ठीक है, सबका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बीई प्लस डीई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, तो देखो अब क्या करेंगे आगे। ए बी, ठीक है, ए बी का मतलब वेक्टर ए, तो ए स्क्वायर बीई। अब देखो बी मतलब ये बी वेक्टर है, ये थीटा है। प्रोजेक्शन हम आपको आगे समझाएंगे। बी कॉस थीटा प्लस 2ab इंटू बीई, तो ए बी कॉस थीटा प्लस डीई स्क्वायर डीई। ठीक है, प्लस डीई स्क्वायर मतलब ये देखो थीटा इसके साथ बना रहा है, तो ये कॉस थीटा हमने लिया तो इधर हो जाएगा बी साइन थीटा स्क्वायर, तो बी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इस पे स्क्वायर है। ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां से क्या मतलब मिलता है? यहां से जो मतलब मिलता है वो ये है कि अगर दो वेक्टर ए है और बी है और दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है, तो हम जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम टेन अल्फा इक्वल टू पी बाय बी। तो पी क्या है? इसके सामने है डीई, अब बाय बी क्या है? ये पूरा बेस है, मतलब एई। अब डीई को हमने क्या लिखा है? बी साइन थीटा। अब बाय एई मतलब क्या है? एई का मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? दो वेक्टर ए और बी अगर थीटा एंगल बनाते हुए, ये तो अल्फा है सॉरी, अगर थीटा एंगल बनाते हुए है तो इसका जो रिजल्टेंट ए प्लस बी होगा, मतलब जो ए डी होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसके अलावा जो एंगल होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। कैसे हुआ? ये देखो हमारे पास वेक्टर दिया था ए और बी, हमने क्या किया? इसके पैरेलल ये वेक्टर को लिया, बी को, थीटा एंगल ये बना रहा है। ओके, अब देखो ये जो है इधर का जो प्रोजेक्शन होगा ये होगा बी कॉस थीटा, ये होगा बी साइन थीटा। ठीक है, यहां तक समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी कॉस थीटा मतलब होता है बी बाय एच, राइट? तो अब ये एंगल जो है बी है और ये क्या है? एच है, यानी एच कॉस थीटा, मतलब बी का जो वैल्यू होगा वो होगा एच कॉस थीटा। यहां पे एच क्या है? बी है, तो हमने बी कॉस थीटा ले लिया। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हमने लगाया है। तो ये हो गया बी कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2a प्लस बी कॉस थीटा, 2a इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ये बी स्क्वायर कॉस थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा, मतलब ए डी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, मतलब ये तो हो गया आपका क्लियर। अब देखो टेन अल्फा, ये रिजल्टेंट अगर अल्फा बना रहा है तो पी बाई बी मतलब डी ई बाई ए ई। अब इसी को हमने लिखा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा अल्फा इक्वल टू दिस। नोट कर लो बच्चों इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका अभी हम एक न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए, मतलब एक वेक्टर ए है उसका भी मैग्नीट्यूड और बी है उसका भी मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। मेक्स एन एंगल थीटा, कितना थीटा, विथ ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, तो देखो हम लोग मैग्नीट्यूड में क्या निकाले थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही तो याद है या नहीं है? एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, हमने इसी के ऊपर एक इसको निकाला था। ये एंगल अगर थीटा है और इस पे हमने इसको साइड कंप्लीट किया था, ठीक है। और ये जो हमारा है ये एंगल अल्फा और ये एंगल थीटा, राइट, इसका ये प्रोजेक्शन था और ये रिजल्टेंट का साइन इससे ओर था, राइट। तो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब क्या होगा, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2aa कॉस थीटा, यानी अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। देखो यहाँ पे अब क्या होगा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी 4a, यानी 2a बाहर आ गया और ये कॉस, तो 2a 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 2a कॉस थीटा बाई 2। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा जो रिजल्टेंट वेक्टर का वो होगा 2a कॉस थीटा बाई 2। नोट कर लो बाबू इसको। और जो इसका डायरेक्शन होगा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स, है ना, टेन इनवर्स, क्या अल्फा मतलब ये वाला है ना, तो p का मतलब ये, यानी b साइन थीटा, मतलब b का मैग्नीट्यूड भी a है तो a साइन थीटा बाय a प्लस a कॉस थीटा, यानी टेन इनवर्स a कॉमन ले लिए साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस, को लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी देखो ये क्या हुआ, समझना, टेन इनवर्स ए प्लस ए साइन थीटा बाई ए प्लस ए कॉस थीटा, तो टेन इनवर्स ए कॉमन ले लिए साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई इंटू कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 कैंसल्ड हुआ। अब यहाँ से कॉस थीटा और यहाँ से एक चला जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, मतलब टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, मतलब क्या हुआ थीटा बाई 2। तो ये जो एंगल होगा वो होगा थीटा बाई 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। तो यहाँ पे कंक्लूजन है, यहाँ पे क्या कंक्लूजन है ध्यान से समझना, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है ए और बी, जिसका दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, तो जो रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो थीटा बाई 2 के बराबर होगा और जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2a कॉस थीटा बाई 2 होगा। एकदम सिंपल, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। चलो अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगर एक वेक्टर u है, कोई भी है, x है, y है, जो भी मान लो, इसमें अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, हम a से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन वो सेम होता है, बट जो मैग्नीट्यूड होता है वो जितना टाइम से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो सोचो अगर हम एक वेक्टर लेते हैं
ए, इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, इस तरह का डायरेक्शन आ जाएगा, राइट, उल्टा हो जाएगा। हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज इक्वल टू -a वेक्टर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो ये कंसेप्ट लगाते हैं कि अगर a माइनस बी है दैट मीन्स a प्लस माइनस बी, यानी अगर एक वेक्टर इस तरह से है, राइट, और दूसरा वेक्टर हम इस तरह से लिए हैं, ये b है, तो जो -b का डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाएगा, राइट, यानी अब जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा। ओके, पहले किधर जाने वाला था, इसके टेल से इसके हेड को मिलाना है इधर, अभी किधर गया, इधर। ठीक है, तो ये माइनस का कंसेप्ट था। अगला टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। सोचो आप एक चीज, एक प्लेन है ये एक्स एंड वाई, ठीक है, एक वेक्टर है ए और ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बहुत आगे काम आएगा इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। ये मेरा प्लेन है एक्स एंड वाई, ठीक है, और इसके साथ एक वेक्टर हमने दिया है जो इस प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इस एक्सिस में और एक इस एक्सिस में। ठीक है, एंगल बना रहा है इसके साथ। ठीक है, एंगल किसके साथ बना रहा है, इसके साथ। तो अब समझना थोड़ा सा कि अगर ये वेक्टर ए है तो इसको लेकर के हम cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b/h, और ये वेक्टर ए है। ठीक है, ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड ए था। तो अब ये वाला हमको नहीं पता, यानी इस वेक्टर का इस कंपोनेंट पे क्या है मालूम होगा। मतलब ये जो वेक्टर है, ये जो हमने दिखाया था कि आपको ये दो एक्सिस से ये एक वेक्टर है, इसका इस एक्सिस पे क्या कंपोनेंट होने वाला है, ये मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा इसको। तो cos थीटा इक्वल टू b/h। अब देखो ये एंगल के सामने p है तो b तो ये हो गया ना, तो cos थीटा इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूं x का x कंपोनेंट। ठीक है, तो ax/h मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जो x कंपोनेंट होगा वो a cos थीटा के बराबर होगा। अब हम अगर sin थीटा ले लेते हैं तो इसका ये a का y कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका अगर हम y कंपोनेंट लेते हैं तो p/h, अब देखो ये जितना वो उतना, तो p ये है मतलब ay/h, h का मतलब a, यानी a का जो y कंपोनेंट होगा वो a sin थीटा होगा। ठीक है, यानी यहां से आपको क्या मालूम पड़ा, ax इक्वल टू a cos थीटा, a का कंपोनेंट x एक्सिस पे a cos थीटा और y का कंपोनेंट a sin थीटा। अब इसको आप रिवर्स से प्रूफ कर सकते हो भाई, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, देखो a cos थीटा पे स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो a का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जो है अंडर रूट a स्क्वायर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर इक्वल टू a हो गया। राइट, सेम चीज पे आ गया है हम। क्लियर है ना, यानी कोई एंगल अगर a बना रहा है x एक्सिस से तो उसका x कंपोनेंट होगा a cos थीटा, y कंपोनेंट होगा a sin थीटा। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आपको यहां पे ये चीज समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक वेक्टर ऐसा भी तो हो सकता है तीन प्लेन में लाई करे। वेक्टर का अगर हमने आपको एक से मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, अगर वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना।
चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम आपको अगले क्लास में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर का न्यूमेरिकल, ठीक है, ये सारा चीज़ करवाएंगे। आज हमने आपको बताया वेक्टर क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन, नंबर से मल्टीप्लीकेशन, राइट, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सारा चीज़ हमने आपको समझा दिया है। अगली क्लास में इससे आगे लेकर बढ़ेंगे और इसको आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, और हाँ, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, आइदर थ्रू गूगल फॉर्म, टेलीग्राम लिंक, एनीवेयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, जय हिंद।